So today we'll be starting fundamental rights. What are these rights? Why are they called fundamental rights? Any idea? बताइए. The word punch word is fundamental. Huh? Why? Why do we call them fundamental rights? कुछ rights होते हैं which are basic to the existence of human beings. Just because you are human beings, therefore those rights are naturally conferred upon you. इसलिए उनको बोलते हैं. One of the reasons they are called fundamental is because of you being a human being. तो आपकी इंसान की डिग्निटी के लिए जो कुछ भी राइट्स चाहिए, दोज राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स. अब इसमें और भी है पॉलिटिकल कॉनोटेशंस व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स दैट वी बी डीलिंग विद इन डिटेल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम इसमें देखेंगे, आप एवोल्यूशन. ये आए कहां से? वेयर डिड दीज राइट्स कम फ्रॉम? आपको आइडिया होगा या सुना होगा द टर्म कॉल्ड मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा 1215 की बात है. आप देख रहे होंगे हजारों साल का एवोल्यूशन है फंडामेंटल राइट्स का. ये कहानी होती है इंग्लैंड की. सर, इंग्लैंड में किंग रहते हैं, ठीक है. वहां पे उनका एक क्लास है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास. एरिस्टोक्रेटिक क्लास वैसा है जिनको बैरन्स कहते हैं. बैरन्स क्या है? दे आर सोसाइटी में दैट इज अ पावरफुल क्लास, एक जो किंग को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं या उनको रेवेन्यू पे करते हैं. सो देयरफॉर फॉर अ किंग एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है दैट होल्ड्स ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस. आपको पता है ये बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये मेरे को पैसा दे रहा है, मेरी प्रजा मेरी सरकार चला रहा है, मुझे इसको इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे इसका ख्याल रखना है. सो देयर वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन द किंग एंड द एरिस्टोक्रेटिक क्लास हु वर कॉल्ड बैरन्स. किंग और बैरन्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ. उन्होंने बोला कि हमें कुछ बेसिक राइट्स दिए जाएंगे. जो बेसिक राइट्स थे वही बने इन द फॉर्म ऑफ मैग्ना कार्टा. दैट इज वेयर द एवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम. ठीक है. उसके बाद ये थी इंग्लैंड की कहानी. यहां से हुआ एवोल्यूशन. आया आपका यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन. यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में. इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच हैड ओनली 7 आर्टिकल्स. 7 आर्टिकल्स थे सर. उन्होंने क्या किया? उन्होंने रियलाइज किया हमें भी अपने लोगों को राइट्स देने हैं, बेसिक राइट्स. सो व्हाट दे डिड, एक दिन में 10 अमेंडमेंट लाए. देख रहे हो, एक दिन में 10 अमेंडमेंट. इतना फ्लेक्स, मतलब द फैक्ट दैट देयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्लेक्सिबल, दिस वाज पॉसिबल. एक दिन में 10 अमेंडमेंट लाए गए उसमें. एंड उसमें क्या हुआ? उसमें इंट्रोड्यूस हुआ 10 अमेंडमेंट्स जो थे उसमें था बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. बिल ऑफ राइट्स जो थे इसी में 10 अमेंडमेंट्स 10 राइट्स की सूरत में ये इंट्रोड्यूस किए गए. सो this was the beginning of the providing of the rights to the people of the country through a constitutional mechanism. ठीक है जी. अब यहां तक तो बात हुई यूएस की. इंग्लैंड आया. देखो अभी थोड़ा इसको सिस्टमैटिकली लिखेंगे. पहले आया इंग्लैंड, फिर आया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आएगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे एवोल्यूशन हुआ. ठीक है जी. अब इंडिया में क्या हुआ? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1928 में आता है नेहरू रिपोर्ट. व्हाट वाज नेहरू रिपोर्ट? कुछ आइडिया? आप लोगों ने तो पढ़ा है ना हिस्ट्री, थोड़ा सा कुछ बताइए नेहरू रिपोर्ट के बारे में. एग्जैक्टली, मोतीलाल नेहरू. बेसिकली ब्रिटिश ने चैलेंज थ्रो किया कि खुद अपने बेस पे आप बना सकते हो या नहीं हो. तो ही केम अप विद अ रिपोर्ट व्हिच इज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट. उसमें क्या था? ये रिपोर्ट 1928 के अराउंड, मतलब 1928 के टाइम पे उन्होंने सबमिट किया. फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वर राइट्स गिवन टू द पीपल. देयर वाज मेंशन ऑफ राइट्स टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री. अभी तक क्या होता था? जो भी ब्रिटिश राइट देता था या इवन इंग्लैंड में जो भी राइट्स थे, दे वर क्वालिफाइड राइट्स. दे वर नॉट फॉर ऑल. ऑक्यूपेशन बेस्ड, इनकम बेस्ड, जेंडर बेस्ड, यहां पे था आपने राइट्स दे दिए. मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में ये इंट्रोड्यूस किए गए राइट्स. एंड इसमें ये भी कहा गया these are such rights that cannot be withdrawn in any situation. That is why they are called fundamental rights. Fundamental rights. Another reason why they are called fundamental rights. ठीक है सर. ये तो था आपका, मतलब एक ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन इसका, एवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ, क्या था. अब हम इसका देखेंगे नेचर. ठीक है. नेचर इनका कैसा रहता है, क्या रहता है. आप लोग पेन और कॉपी उठाओ, क्योंकि ये सब आपके बुक में लिखा है बट थोड़ा डिफरेंटली है. इसमें मैं आपको जो बताने वाला हूं ये आप नोट करके रख लीजिए. सबसे पहली बात जो हमने अभी डिस्कस किया, दीज आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना. बेसिक ये राइट्स है इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट ऑफ द स्टेट. मैं बताऊंगा आपको, डिक्टेट जब बताऊंगा मैं आपको तब मैं आई टेल यू टू राइट. दीज आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नॉट ऑफ द स्टेट. ये पहला पॉइंट है, लिख दीजिए इसको.
These are the rights of individuals and not of the state. हम इसमें ओवरऑल लक्ष्मी मतलब इंडियन पॉलिटी में क्लास में बहुत कम ही लिखेंगे, लेकिन जो लिखेंगे वो आप अच्छे से लिखिए, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको व्हेन यू रेफर बैक टू दिस नोट और दीज पॉइंट्स, ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देगा, ठीक है। दीज आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। अब आपने बता तो दिया दीज आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, बट देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट आर एनफोर्सेबल इवन अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बता सकता है मुझे? बताइए। एब्सोल्युटली, आर्टिकल 17 बीइंग वन, एंड बताइए आर्टिकल 18 जो है, देखो जब व्हेन यू से आर्टिकल 17 इज इट कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, ठीक है, दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट यू, ठीक है, तो यू कैन एनफोर्स योर राइट अंडर आर्टिकल 17 अगेंस्ट देम, ठीक है, आप उनको बुक कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। सिमिलरली आर्टिकल 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बॉन्डेड लेबर, कोई कोई प्रैक्टिस करता है बॉन्डेड लेबर, उसने किसी बच्चे को या किसी भी बंदे को पकड़ा हुआ है, उसके हेरिडिटरी उसको बंद करके रखा है, डेट दे दिया, फिर इंटरेस्ट बढ़ा दिया, एक साइकिल विशियस साइकिल स्टार्ट हो गया, फंसा दिया उसको, वो उसको आप आर्टिकल 23, 24 उसके अगेंस्ट भी आप समझ लो, उसके अगेंस्ट भी एनफोर्स कर सकते हैं। दे कैन बी बुक्ड अगेंस्ट दिस अंडर दिस आर्टिकल। तो जो आर्टिकल 18 है आपका, व्हाट इट डज, इट मेयरली सेज इट बेसिकली सेज दैट प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, ये सबके लिए, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं है कुछ, एंड इट इज मेयरली डिक्लेरेटरी, ये हम पढ़ेंगे अभी। इट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी सॉर्ट ऑफ अ पनिशमेंट। दीज आर्टिकल्स एक्सप्रेसली प्रोहिबिट दीज थिंग्स, ठीक है, विद पनिशमेंट्स, क्योंकि ये क्या है, ये सेल्फ एग्जीक्यूट, वो वी विल बी रीडिंग अबाउट इट अभी जब पढ़ेंगे हम, ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी है नहीं, इसके लिए लॉ बनाना पड़ता है। 3 फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, लिखिए इसको, 3 फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, थोड़ा तेज तेज लिखना है लेकिन ये, एज वेल एज एन इंडिविजुअल। नंबर 1, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है एब्सोल्यूट नहीं होता है, देयर power to conduct the affairs of the state or their power over citizens is limited, उनके ऊपर limitations है। जो constitutionalism होता है, जैसे मैंने आपसे कहा पहले दिन, political theory और our constitution at work आप पढ़ेंगे, जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे उनमें आप ये कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है अ गवर्नमेंट विच इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हुज पावर इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज अ लिमिटेशन अपॉन द पावर अपॉन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब मान लीजिए वो कुछ भी उनके मन में आया, कल को लोगों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देना है, कोई कुछ बोलेगा उसको बोलने ही नहीं देना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन सब बंद कर रहे हैं। सो इन दैट केस फंडामेंटल राइट्स come to the rescue of the people. That is why we say doctrine of limited government. अब क्या है? फंडामेंटल राइट्स लिख लीजिए इसको, एक्ट एज अ लिमिटेशन अपॉन द पावर्स ऑफ द स्टेट। बेसिक पॉइंट्स है, बस थोड़ा आइडिया मिलेगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो इनका नेचर वगैरह है, सब भी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए इनको लिख रहे हैं। डैश प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम बिकमिंग अथॉरिटेरियन। These are called negative obligations of the state. अब ये negative obligations क्या होता है? If we say, होता ये है कि इनमें जो है they are mostly negatively worded. आप लिख लो negative obligations of the state, कुछ लोग लिख रहे हैं, then we'll discuss it. These are negative obligations of the state. Dash most fundamental rights are negatively worded. Bracket में लिखिए shall not, inverted commas, shall not, bracket close. मतलब आप देखो, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप समझ लो नेगेटिव ऑब्लिगेशंस क्यों बोलते हैं? सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, व्हाट दे डू, दे आर कॉल्ड एज, जो इंस्ट्रक्शंस है स्टेट के लिए, द स्टेट शैल कैरी दिस, द स्टेट शैल डू दिस, द स्टेट शैल डू दैट, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। It should try to secure equal pay for equal work. It should try to secure legal aid for the poor and vulnerable, ऐसे ऐसे करके, मतलब वो डायरेक्शंस दे रहा है। यहां पे नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है कि इट प्रिवेंट्स द स्टेट, इट प्रिवेंट्स द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। अभी जब आप पढ़ेंगे हर एक फंडामेंटल राइट, या स्टेट शैल कैरी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एज फार एज इक्वालिटी इज कंसर्न। तो ये क्या है? ये आपको प्रोवाइड करता है स्टेट को एक प्रिस्क्रिप्शन, नेगेटिवली रोकता है उनको कुछ करने से। जो हम कहते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट है,
इट इज इन कॉन्सोनेंस विद दैट, ये रोकता है उनको कुछ भी नेगेटिवली करने से, टू एक्सीड देयर पावर, टू बेसिकली सबस्यूम द राइट्स ऑफ द पीपल, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डूइंग सो, ठीक है। दैट इज व्हाई वी से दे आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट। एज अपोज टू दिस डीपीएसपीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, वो भी आप लिख सकते हो, डीपीएसपीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से तो काफी सारे क्वेश्चन अभी तक बनेंगे आपके क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, जितना अभी तक हम लिख चुके हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है और आपको वन वे और अदर किसी ना किसी तरह फायदा आएगा इनमें से जो आप पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलरली एज इट इज स्टेटमेंट आता है, दे सीक टू प्रमोट, लिखिए, फंडामेंटल राइट्स सीक टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सीक टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स आपको राइट टू वोट दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स आपको लिबर्टी दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स आपको डिग्निटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एक वाइब्रेंट इंडिविजुअल बनाते हैं, मतलब दे बेसिकली इक्विप यू विद ऑल द राइट्स दैट यू रिक्वायर to actively participate in the political process, right to freedom of speech, expression, है ना, ये सारे right to information आपका सब हो गया। That is why we say that they seek to establish political democracy. As opposed to this, DPSPs क्या करते हैं? आप जब कंटेंट पढ़ेंगे DPSPs का, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम बोलते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में क्या होता है? मतलब जैसे आपने पढ़ा, कल से हम पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज बांट दो सब में इक्वली, अपॉर्चुनिटीज बराबर दे दो, स्टेट को हम डायरेक्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेल्थ नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, तो दैट इज अंडर डीपीएसपी। दैट इज व्हाई वी से कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इशू एज इट इज आता है ये क्वेश्चन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन करता है प्रमोट, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन करता है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जो आपको कभी कभी आएगा, जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। अगर आपसे मैं पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, क्वेश्चन सुनिएगा, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ऑप्शन 1 फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन 3 फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन 4 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। व्हाट विल बी द आंसर? बताइए, सब लोग बताइए, हर एक का आंसर चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? मैं लिख दूंगा ये, आप ये आपका ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज और क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। व्हाट इज द आंसर नाउ? डीपीएसपीज ना, फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल, आप दूसरा बोल रहे थे, आंसर है लेकिन डीपीएसपीज। अक्सर क्या होता है इसमें, आप फंडामेंटल राइट्स देखते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज, जनरली फंडामेंटल राइट्स आप देखते हैं, तो वी गेट टेम्प्टेड टू आंसर एज फंडामेंटल राइट्स, बट द आंसर इन दिस क्वेश्चन इज DPSPs. When we say these are fundamental to the governance of the country, you are not talking about the rights. ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस है स्टेट के लिए, हाउ यू हैव टू सिक्योर दी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर कंट्री में। वो डायरेक्शंस है, वो जो है ड्यूटीज और वो राइट्स है, ये गवर्नेंस के लिए है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी से दैट डीपीएसपीज इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है सर। दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स एक्सेप्ट राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ये जो है ये है एब्सोल्यूट राइट, बाकी जो है एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। दे कैन बी लिमिटेड और अमेंडेड प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्टर्ब्ड। अच्छा, ग्राउंड्स ऑन विच फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। अब हम है राइट टू लाइफ है, बट इसमें यह है कि राइट टू लाइफ मैं क्या बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट राइट्स। एब्सोल्यूट राइट होता है कि मतलब इसमें कोई बट कुछ भी नहीं है। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, देयर कैन नॉट बी एनी सर्कमस्टेंसेस वेयर दिस कैन बी लिमिटेड, देयर कैन नॉट बी एनी कंडीशन और अ सिचुएशन वेयर यू कैन डाइल्यूट दिस राइट। आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ है या कुछ भी है, किसी का राइट टू लाइफ लिमिट भी किया जा सकता है कभी, ठीक है। मतलब उसमें एग्जांपल्स हम देखेंगे व्हेन वी रीड दैट, किसी का राइट टू मूवमेंट आप कर्व कर सकते हैं, है ना, उसके एग्जांपल्स है, वी विल बी डीलिंग विद दोज, विल गेट टू नो ऑल ऑफ दोज। जैसे कोविड-19 हुआ, आपका फ्रीडम था मूवमेंट का, ठीक है, योर राइट टू मूव फ्रीली कुड हैव बीन restricted. You cannot claim at that point my rights are being violated. Similarly, there's an established provision with regard to prostitution. जो prostitutes रहती थी उनका ये था, their
right of movement was limited in view of the possible STD, sexually transmitted disease that they could have carried. उसको लिमिट किया जाता था उनके मूवमेंट को. that was acceptable in law. ठीक है ना. इसी तरह से मतलब लिमिटेशंस जो होते हैं वो डाले जा सकते हैं आपके जो फंडामेंटल राइट्स पे है. तो दैट इज व्हाई वी से दे आर नॉट एब्सोल्यूट. ये जो है ये राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है. दिस इज एब्सोल्यूट. देयर इट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड इन एनी वे. ठीक है. नहीं, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. देखिए आपकी बात सही है. आपने जो क्वेश्चन पूछा इसके दो पार्ट है. एक आप पूछ रहे हो कि व्हाई वी हैव अनटचेबिलिटी, सेकंड गवर्नमेंट क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. अब जो ये व्हाई का क्वेश्चन है ना, ये दिस इज अ वेरी वेरी डीप क्वेश्चन एंड हिस्टोरिकल क्वेश्चन. व्हाई वी हैव अनटचेबिलिटी, उसकी हजारों सालों की कहानी है, 2000 साल पुरानी कहानी है. द आंसर लाइज इन इफ वी वुड हैव कंटिन्यूड एंथ्रोपोलॉजी, द आंसर वुड हैव लाइड देयर. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन amongst caste Hindu society. ठीक है. लुई डिमोंट ने दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन. वो क्या कहते हैं, जो लोअर कास्ट रहते हैं, they think of them as impure रहते हैं in every sense. even their touch is considered impure. उनके साथ खाना पीना तो दूर की बात है. if your anthropology is your optional, you would see even the villages are designed in such a way that the lower caste reside in one area and the upper caste reside in the other. उनके even the shadow of the lower caste was considered as impure. Such was the concept of. अच्छा, आपने देखा होगा जैसे in Muslims how do they greet, है ना. they have a wish, they have a greeting. in Hindus what is the greeting? नमस्ते मुंह से बोला जाता है. बाकी this is the way. कभी सोचा है आपने क्यों? जो एक कास्ट हिंदू सोसाइटी इज सच एन इंटरेस्टिंग डाइवर्स फिनोमेना कि इस पे ये एक सब्जेक्ट मैटर है अपने आप में. इसीलिए इस पे इतना आप देख रहे हैं आंथ्रो में, आपके सोशियोलॉजी में कास्ट पढ़ते हैं आप, इंडियन कास्ट सिस्टम एंड ऑल. होता ये था, इतनी बड़ी सोसाइटी है, थाउजेंड्स ऑफ सब कास्ट है, 4 तो वर्नाज है. अब मुझे पता क्या है यार, आप कौन हो. यू आर अ रैंडम पर्सन टू मी. इंग्लिश व्हाट दे डू, they shake hands, generally prevalent in everywhere. Muslim somewhere hug, वो तो even kiss the faces. Arab countries में ऐसे greeting होता है उनके बीच में. What Hindu society did, they devised an ingenious जो device था उनके पास. उन्होंने एक बहुत ही brilliant idea निकाला based on the concept of purity and pollution. मुझे ये पता था कि ये बंदा अगर lower caste से है, इसका touch मुझे impure करेगा. What I did this way. नमस्ते. I had no touch with him after this. नमस्ते करके मैंने इनको बोल दिया, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, without touching. And I have greeted him. And this seems respectful. अब टाइम के साथ ये चेंज हो गया. But the genesis of it is to avoid the touch. मतलब अगर आप इस तरह भी देखेंगे इसको, ये ऐसे भी आप इंटरप्रेट कर सकते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन था. तो जो आप बोल रहे हैं कि अनटचेबिलिटी जो था, तो इसका बहुत ही लंबा हिस्ट्री है. ये काफी टाइम से प्रिवेलेंट था. अब आप झूठ तो नहीं बोल सकते अपने आप से. आप बोलेंगे हम खतरनाक है, जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म दिखाएंगे, वी आर द बेस्ट. मतलब कोई रीजनल लेवल पे बोलता है, कोई घर के लेवल पे बोलता है. इंसान को ग्रोथ तब होती है जब वो एडमिट करता है अपनी लिमिटेशंस, अपनी गलतियां. वो रिकॉग्नाइज करता है कि मुझ में क्या गलती है, पहले वो देखता है. तो जैसी हमारी सोसाइटी थी जब B.R. अम्बेडकर साहब बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, हु वाज वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज अ दलित. अगर आप उनकी कहानी पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज गॉन थ्रू. हर एक को पढ़ना चाहिए. He is an inspiration, a story of a meteoric rise. He was a person, जब वो स्कूल जाते थे, मतलब अगर मैं किसी को यहाँ, मतलब हम में से किसी को भी अगर हम मतलब सब लोग एक साइड में बैठ जाए, यहाँ कुर्सी पे अकेले किसी को बिठा, या फॉर सम रीजन, आई विल नॉट टेल यू व्हाई, सबको मैं एक साइड बिठा दूं, आपको खाली कुर्सी पे बिठाऊं, यू विल फील ऑकवर्ड, है ना. कुछ क्या हो गया सर, क्यों बता रहे एक साइड में सबको बैठो. अब इमेजिन करो मैं आपको दूसरे कोने में किसी को बिठा रहा हूं, कोने में नीचे बैठ के गनी बैग्स बोरी पे नीचे मैं बिठाता हूं किसी को उधर पे. वैसे B.R. अम्बेडकर क्लास में बैठते थे, उनको वैसे बिठाया जाता था. When water used to be given to him, it was poured from a height. He was not allowed to touch the utensils जिससे पानी पिया जाता था. ठीक है, उनको उससे पानी दिया जाता था हाइट से, ताकि टच ना हो. That was his story of the school level. आप सोच सकते हैं साइकोलॉजिकली कितना बंदा मतलब टॉर्चर हुआ होगा, क्या स्ट्रगल रहा होगा उनका. एंड दैट वाज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी. ही वेंट टू इंग्लैंड, ही परस्यूड लॉ, वहां पे पढ़े. एक बार उनका लाइब्रेरियन था. He did not have enough money. ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं इसलिए because one that it's an inspiration, second it will give you an insight of untouchability. How deep the menace was. He did not have the
ही डिड नॉट हैव मनी फॉर लंच। अब उनका लाइब्रेरियन था वहां, उन्होंने उनसे पूछा कि आप लंच क्यों नहीं करते, काफी दिन हो गए। बोला आई डू नॉट हैव इनफ मनी फॉर लंच। ठीक है, यहाँ तो मैं लंच करूंगा, यहाँ तो मैं फिर डिनर नहीं कर पाऊंगा, एक ही मतलब मेरे पास पैसा ज्यादा है नहीं, तो मैं लाइब्रेरी में बैठना चाहता हूँ। वो तो उन्होंने उसको कंडीशन रखा, आई विल अलाउ यू टू सिट इन द लाइब्रेरी ऑन ओनली ऑन वन कंडीशन, henceforth इफ यू प्रॉमिस टिल यू आर इन इंग्लैंड यू विल हैव लंच विद मी। आज के बाद लाइब्रेरियन जो वहां के थे, उसके बाद से he came back to India, he started fighting for the rights of the untouchables, that was his story। मतलब आप देखो इंस्पिरेशन कहां से था। अब आप मुझे बताओ इस केस में why wouldn't he recognize the untouchable, the menace of untouchability? It was the prime agenda of his life कि ये चीज recognize होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, जो चला आ रहा था वो चलता रहता। दैट इज व्हाई फाउंडिंग फादर्स फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली बी आर अम्बेडकर। उनकी स्टोरी, पर्सनल स्टोरी आपको मैंने बताई, एंड दैट वाज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ बी आर अम्बेडकर। वी नो बी आर अम्बेडकर बिकॉज ही वाज समवन हु रीच्ड टू अ पर्टिकुलर हाइट या लेवल। ऐसे पता नहीं कितने सारे बी आर अम्बेडकर है जो शायद इंटेलेक्चुअली उतने स्ट्रांग नहीं है, बट ऑन एवरीडे बेसिस आप देखो अभी भी आज हम 21वीं सदी में क्या क्या होता है, कास्ट बेस्ड वायलेंस कितना है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कितना है, दलित्स को कितना मारा जाता है बेस्ड ऑन एनीथिंग, कुछ भी। लोअर कास्ट का इंडिया में बहुत ज्यादा जो शोषण होता है, जिसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज्यादा होता है। सो रिकॉग्नाइजिंग दिस मेनेस वाज इंपॉर्टेंट। अगर ये भी ना करते तो जो इसके बाद जो राइट्स आए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 जो था, दैट वाज द आउटकम ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ दिस अनटचेबिलिटी इन आर्टिकल 17। समझ में आया आपको? सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दिस मेनेस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दिस मेड इट एज अ फंडामेंटल राइट। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा था, अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द राइट, दिस इज द ओनली राइट विच इज एब्सोल्यूट राइट। बाकी में लिमिटेशंस इधर उधर कुछ हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड होते, लेकिन ये वो नहीं है, ये एब्सोल्यूट राइट है। So therefore it was important, ये recognize करना जरूरी था। अच्छा, आपने grounds on which fundamental rights can be restricted लिखिए। sovereignty and security of the government, in the interest of sovereignty and security of the government, for the maintenance of public order, morality, decency, for the maintenance of public order, morality and decency, in the interest of general public, for the maintenance of friendly relations with the foreign state, for the promotion of well-being of the backward classes। Article 15 बोलता है general prohibitions या discrimination नहीं होना चाहिए based on प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट या सेक्स, ठीक है, इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट देयर आर इवन एक्सेप्शंस टू दैट, जैसे अभी आपने बोला ना रिस्ट्रिक्ट किया जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, वन ऑफ दोज इज दिस, आप विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिकली प्रोविजन बना सकते हैं। दैट वुड नॉट बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्योंकि वो डिफरेंटली प्लेस्ड है, उनके सर्कमस्टेंसेस या उनकी हिस्टोरिकली वो वल्नरेबल रहे हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन। अगर आप दिल्ली जाएंगे यू विल सी, आप लोग अगर गए हैं कोई मेट्रो में चढ़े होंगे तो मेट्रो में पहला डब्बा आरक्षित रहता है, दिस इज हाउ दे से इट, रिजर्व रहता है। यहां पे भी है, तो यहां पे भी पहला डब्बा आरक्षित है, किन के लिए? फीमेल्स के लिए, ठीक है। सो दैट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, दैट इज परमिसिबल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसी तरह आपने बोला फ्रेंडली रिलेशंस विद द स्टेट, आपको पता है नेशनल इंटरेस्ट में कुछ भी हो सकता है। हमें किसी कंट्री से रिलेशंस बनाने हैं अच्छे, या हमारे कंट्री से उनके साथ में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन है जो नेशनल इंटरेस्ट में है, कोई फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज बोल रहा है कि दे गो ऑन सेइंग एनीथिंग दैट गोज टू द डेट्रीमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जो आपने बोला मेंटेनेंस ऑफ द फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ द विद द फॉरेन स्टेट, उस टाइम पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर आया मान लीजिए, या कोई प्रेसिडेंट आया यूएस का, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर आया, कोई भी आया, कोई आके उसके सामने शुरू हो गया अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुरू कर रहा है, या ही इज डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी विच हैज अ पोटेंशियल टू डीरेल द म्यूचुअल फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, at a point of time that those rights can be restricted। ठीक है सर। इसी तरह आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मुझे बताइए अगर बिल्डिंग में आग लगी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आप शॉपिंग चले गए करने के लिए, बिल्डिंग में आग लगी है, आपको शॉपिंग निकले, लेकिन क्या करे, टाइम ही नहीं है आपके पास, आज ही का दिन था, आग लगी है लेकिन आपको जाना है अंदर, आप बोल रहे मुझे लेना है, दूसरी दुकान में आग तो नहीं है, उस वाले में आग है, मैं उधर जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। हाउ सेंसिबल डज इट appear to you? You are well within your right to go inside, but your fundamental right can be curbed this time because आग लगी है, आपके पास टाइम नहीं होगा, आप फिर कभी आइए, लेकिन आज नहीं आ सकते। समझ रहे आप?
सो उस टाइम पे भी आपका फंडामेंटल राइट जो आपका राइट टू शॉप विच माइट कम अंडर योर आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये इस तरह देखना है सर। अच्छा, इन केस ऑफ डेफिमेशन एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिस्ट्रिक्ट कब कब कर सकते हैं, एक और पॉइंट लिख दीजिए। इन केस ऑफ डेफिमेशन एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वुमेन एंड चिल्ड्रन लिखा, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलबींग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, अभी जो मैं बता रहा था वो लिखा आप लोगों ने। अच्छा, इसके साथ में लिख लीजिए एक और पॉइंट, चलो अब डेफिमेशन के बाद लिख देना है, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलबींग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब है, ये तो आपका हो गया अभी तक, रेवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, रिस्ट्रिक्ट कब होता है फंडामेंटल ये देख लिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल्स। नाउ वी विल बी डीलिंग राइट फ्रॉम आर्टिकल 12। ठीक है, जो आर्टिकल 12 है, आपके पास कुछ बेयर एक्ट या कुछ भी थोड़ा समझने में आसानी होगी, आपको मजा आएगा पढ़ने में अगर आपके पास कुछ सामने हो ना, बेयर एक्ट वगैरह। बेयर एक्ट होता है जिसमें ये लिखे होते हैं ना सीधे आर्टिकल्स, इंडियन कानून डाल दो इसमें, डाल दो कुछ, इंटरनेट में मिल जाएगा सीधे, नहीं तो आपके लक्ष्मीकांत अगर सामने है वो भी देख सकते हो, कनेक्टेड रहोगे थोड़ा आप पढ़ लेंगे इसमें। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट क्या है? आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट स्टेट, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी, या कोई भी लोकल अथॉरिटी विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जिसपे पार्लियामेंट या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये होता है स्टेट सर। जनरली दिस इज व्हाट यू डिफाइन, हाउ यू डिफाइन एज अ स्टेट। पढ़ो जरा यार, कोई क्या लिखा है इसमें। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट includes the government and the parliament of the India, government and the legislature of each state, and all the local authorities within the territory of India, all under the control of government of India. ठीक है, exactly we have discussed all of it in this. यही है सारा, इसको तोड़ के ऐसे देखना है। विद इन इंडिया कोई भी अथॉरिटी, आउटसाइड इंडिया वो वाला जो मैंने आपको कहा अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ जीओआई। ठीक है ना, ये है स्टेट की डेफिनेशन। अब इसमें आते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। उसमें होगा जुडिशरी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, ONGC, BCCI, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपको अगर मैं पूछूं कौन सा है इनमें से अथॉरिटी, बताइए स्टेट इनमें से कौन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12, बताइए। वो आंसर फाइनलाइज कर दो, आप बताओ मुझे। देयर कैन बी मोर देन वन आंसर्स, ये वो वाला ऑप्शन है। अब मैं बनाया नहीं वो ऑप्शन, जुडिशरी के बगैर सारे हैं। जुडिशरी का क्या सीन है बताइए। आप पहले लिख दीजिए इसमें एक क्राइटेरियन, एक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया दिए ऑफ डिफाइनिंग अ स्टेट, वो लिख लीजिए। A body is, ये लिख लेना, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन क्राइटेरियन ऑफ डिफाइनिंग द स्टेट, क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग स्टेट। अ बॉडी इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट इफ, अ बॉडी इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट इफ, मकसद इसका है कि बॉडी को कब आप स्टेट बोलोगे। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटैलिटी भारी वर्ड लग रहा है, हटा दो। बॉडी इज अ स्टेट इफ अंडर आर्टिकल 12 इफ। ठीक है, इफ क्या है अब वो मैं बता रहा हूं। नंबर 1, इफ एंटायर शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इफ फाइनेंशियल एड इज गिवन बाय गवर्नमेंट। Number 2, if it is controlled by government. Number 3, number 1 था if entire share capital is owned by government. Number 2 था financial aid is given by government. Number 3 है if it is controlled by government. Number 4, performs public functions. Performs public functions. Number 5, if the body enjoys monopoly status as conferred by state. क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि BCCI स्टेट है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा BCCI is not a state. BCCI is not a state. However, it is amenable to the writ jurisdiction. मतलब इसमें आप जो writ jurisdiction होता है अंडर आर्टिकल 32, 32 एंड 226, इसके अंडर आप writ फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का writ jurisdiction इस पे एक्सटेंड होता है, ये बोला इन्होंने। सिमिलर इज द केस विद जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या है? स्टेट। अगर हम इसको स्टेट माने, मैंने आपसे जैसे परसों बोला सबसे बड़ा लिटिगेंट जो कंट्री में है दैट इज द गवर्नमेंट। अब कैसा लगेगा गवर्नमेंट के सामने ही गवर्नमेंट लिटिगेट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा फिर तो। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है कोई चीज जो आप पढ़ेंगे कभी इस लक्ष्मीकांत में कहीं ना कहीं दिख जाएगा आप। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक सबसे बड़ा ये है प्रिंसिपल, नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई अपने केस में खुद ही जज नहीं हो सकता। कि मतलब सेकंड इसमें ये भी रहता है कि अगर आपका कोई जानने वाला है
इसमें, जैसे मैंने आपको बोला नो मैन कैन बी अ जज इज ओन केस। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू रिक्यूज। दी कन्वेंशन डिमांड्स कि आप अपने आप को रिक्यूज करो। अगर मैं जज हूं, मेरा बेटा कल को मेरे सामने प्रैक्टिस कर रहा है वही किसी केस में, वो ही कम्स टू मी, आया मेरा कोई फ्रेंड आया, मेरा रिलेटिव आया, वो मेरे सामने आया प्लीड कर रहा है, द कन्वेंशन डिमांड्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड दैट आई रिक्यूज माई सेल्फ, क्योंकि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड, आई माइट गेट अफेक्टेड, मेरे कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं ना। तो जो फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस है, अल्टीमेटली जो है ट्रस्ट जो है वो वायलेट हो सकता है लोगों का जस्टिस से। अब मुझे बताओ आप, अगर जुडिशरी स्टेट है और सामने एग्जीक्यूटिव, उसके सामने स्टेट ही आया प्लीड करने, स्टेट का एडजुडिकेट कर रहा है, स्टेट ही स्टेट को जज कर रहा है। So for the purpose of adjudication, judiciary is not a state. When dealing with just functions of justice, judiciary is not considered as a state. Not considered as a state. ये लिख लीजिए अपनी जगह पे. Not considered as a state. However, for administrative purposes, it is considered as a state under the definition of Article 12. Judiciary, अच्छा लिख लिया, क्या लिखा? लिख लिया आपने? Judiciary is not considered as a state while performing judicial functions. But during administrative functions, it is a state under the definition of Article 12.